वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। नीट के प्रिपरेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है जो क्लास 11th के सिलेबस में एनसीईआरटी बुक्स में रखा गया है। वह है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एनर्जी। यही डेफिनेशन आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं और इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, बिल्कुल सही है। एक कॉमन इसका फॉर्मूला आप लिखने की जब कोशिश करते हैं तो आप लिखते हैं C6H12O6। रेस्पिरेशन की जब भी हम बात करते हैं plus 6O2, and in this reaction you will get a product carbon dioxide, another product is H2O, and another product is what? Energy, that is actually we want. So this is what this process is what? Respiration. या बायोलॉजिकल या सेलुलर रेस्पिरेशन भी बहुत सारी जगह से कहा जाता है। इसको बैलेंस करने के लिए आप कह सकते हैं कि ये 6CO2 हो सकता है, 6H2O हो सकता है ना, H12 है तो 6H2O हो जाएगा। इसमें दिया गया है 11th की बुक में। पहला टॉपिक ये है कि क्या प्लांट भी ब्रीथ करते हैं एनिमल्स की तरह? डू प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ? तो फिर से वही कि यस दे कैन, दे ब्रीथ, प्लांट ऑल्सो ब्रीथ। बट इतना सिंपल नहीं है समझाना, क्योंकि प्लांट के पास नोज़ नहीं है, लंग्स नहीं है। तो इसको समझने के लिए आपको बायो का स्टूडेंट होना पड़ेगा, स्पेसिफिकली बायो का ही स्टूडेंट होना पड़ेगा। तो देखिए कैसे होता है कि प्लांट को भी रेस्पिरेशन करना है, क्योंकि अगर वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे नहीं तो प्लांट को एनर्जी मिलेगी नहीं, क्योंकि प्लांट एक लिविंग सिस्टम है और लिविंग सिस्टम रिक्वायर्स एनर्जी टू मेंटेन इटसेल्फ, टू मेंटेन इट्स लाइफ। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इट मीन्स दे ब्रीथ। क्या है कि ऑक्सीजन उनकी लीफ के अंदर ही बन जाता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता, उनके पास नोज है नहीं इसलिए हमें दिखता नहीं है। बट यस, इफ बाई एनी हाउ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बिकम्स मोर एंड ऑक्सीजन बहुत कम हो जाए तो फिर प्लांट को बहुत ही प्रभावित करता है। इसका मतलब कि प्लांट ब्रीथ करते ही नॉर्मल तरीके से ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, ब्रेकडाउन करते हैं और वो भी CO2 ही रिलीज़ करते हैं। ये बात और है कि फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज़ भी करते हैं। तो जैसे एनिमल्स CO2 रिलीज़ करते हैं वैसे प्लांट्स करते हैं। अब एकदम कॉमन फिनोमिना में बहुत ही कॉमन एग्जांपल देता हूँ। हम लोग इंडियन पीपल बहुत ही समझदार होते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे या किसी भी बड़े पेड़ के नीचे रात में नहीं सोते। कहते हैं वहाँ पे भूत आ जाएगा, ब्रह्म आ जाएगा, ब्रह्म बाबा पकड़ लेंगे। व्हाट इज द फिनोमिना बिहाइंड दिस ब्रह्म? Actually, during the nights, फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं, फोटोसिंथेसिस होगी नहीं तो ऑक्सीजन रिलीज होगा नहीं, बट रेस्पिरेशन तब भी होगा क्योंकि वो ट्री लिविंग है और लिविंग कैरेक्टर में रेस्पिरेशन सबसे मोस्ट यूजफुल कैरेक्टर है। रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट एंड रेस्पिरेशन, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है। तो रेस्पिरेशन होगा तो CO2 रिलीज होगा। यानी वो बड़ा पेड़ है तो ज़्यादा CO2 रिलीज़ करेगा, ज़्यादा CO2 रिलीज़ करेगा। आप उसके नीचे सोए हो, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी में सप्लाई की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्योंकि ज़्यादा हो गई बाहर, और जब आप सोते समय इनहेल करोगे, ब्रीथ करोगे ना, तो CO2 ही अंदर जाएगा, ऑक्सीजन तो जाएगा नहीं। तो आपको अनईजी फील होता है, जी मिचलाने लगता है, क्योंकि बिना उसके दिमाग तो काम करेगा नहीं, बॉडी तो रिस्क पे रहेगी। तो अजीब अजीब सपने आते, लगता है कोई गला दबा रहा है ना। अब गला क्यों दबा रहा है भाई? ऑक्सीजन नहीं है तो आपको तो लगेगा ही ना कि अरे फेफड़े में कुछ है ही नहीं, कोई पकड़ के दबा दे रहा मुझे। नो, CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई इसलिए ऐसा हो रहा है, इसीलिए कहा जाता है। तो इंडियंस बहुत ही सिस्टमेटिक है, बहुत ही साइंटिफिक हैं। बस ये है कि टाइम के साथ हम उस सिस्टम को भूल गए हैं और मिथ को ज़्यादा हमने इन्वॉल्व कर लिया है। समझ में आ गया? यानी वो CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से होता है, ब्रह्म की वजह से नहीं। वही आपका ब्रह्म है, ये है ना, वही भूत है, वही चुड़ैल है। इज इट क्लियर? प्लांट ब्रीदिंग करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कि रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, यानी ठीक है, तो इसको रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहते हैं। दिस इज व्हाट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन भी पता चल गई आपको, रेस्पिरेशन का इक्वेशन भी आपने लिखा। इज इट क्लियर? सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में रेस्पिरेशन की अगर हम केवल बात कर लें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं।
रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पार्ट शुरू होता है उसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। हम शुरू तो रेस्पिरेशन जब भी हम प्लांट्स में बात करते हैं शुरुआत हमेशा ग्लाइकोलाइसिस से होती है। ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लाइको स्टैंड्स फॉर हियर व्हाट शुगर, दैट इज ग्लूकोज। लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। ग्लाइकोलाइसिस के मेटाबॉलिक पाथवे को जिन लोगों ने डिस्कवर किया वो है गस्ताव एम्बेडेन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जे पार्नस। इसीलिए इसको EMP पाथवे भी कहा जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस या EMP पाथवे रेस्पिरेशन की पहले स्टेप है। ये एनारोबिक कंडीशंस में होती है। तो जितने भी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको एनर्जी मिलने का सिर्फ यही एक तरीका है, यानी उनके अंदर जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से होता है। लेकिन जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक ह्यूमन बीइंग, तो पहले हमारी बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप कंप्लीट होती है, मतलब सेल के अंदर। फिर उसके बाद एरोबिक कंडीशंस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो साइकिल कंप्लीट होती है और वहाँ से एनर्जी हमें फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मिलती है। तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स को कम मिलती है। शुरू करते ही EMP पाथवे को समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा पाथवे है। ग्लूकोज वो मॉलिक्यूल है जो स्टार्ट होता है, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है ना। ये याद रखेंगे कि ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे जब स्टार्टिंग होती है तो इस प्रोसेस को हम फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज में एक फॉस्फोरस जोड़ना है। देखिए पहले ये ग्लूकोज था, अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी 6th वाले कार्बन पे हमने एक फॉस्फोरस जोड़ा और इसके लिए ATP का यूज किया हमने। ATP इज कन्वर्टेड इनटू ADP, यानी एक ATP खर्च हो गई। उसका जो फॉस्फोरस था वो ग्लूकोज के 6th कार्बन पे जुड़ गया। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस हमने जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। किसमें? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। यानी नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन चेंज नहीं हुए, बस पोजीशन चेंज हुई, ग्रुप्स चेंज हो गए, तो आइसोमर बन गया। तो आइसोमेरेज, हेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम, यहाँ पे आइसोमेरेज एंजाइम वर्क करेगा। कौन सा एंजाइम? हेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्जन कंप्लीट हो पाता है। इज इट क्लियर? अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फिर से फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ पे फिर से एक बार फॉस्फोराइलेशन होगा। फॉस्फोराइलेशन का मतलब फिर हमें फॉस्फोरस जोड़ना है, ठीक है। यानी फिर यहाँ पे फॉस्फोरस जोड़ता है और ये क्या होते हैं, जो वर्क ये कंप्लीट होता है ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये वर्क यानी ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। फॉस्फोराइलेशन में फिर एक ATP खर्च होगी और उसका एक फॉस्फेट अभी 6th वाले कार्बन पे था, अब की बार 1st वाले कार्बन पे आके जुड़ जाएगा। जो कंपाउंड बनेगा वो होगा फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। कई लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री में हम इसको ग्रुप और एटम के हिसाब से करते हैं। फिलहाल ये फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। अब जैसे ही फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट बनता है थोड़ा सा अनस्टेबल होता है और 6 कार्बन में से कार्बन नंबर, जैसे अभी फ्रक्टोज भी क्या है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। अब ये जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है तो इसमें कार्बन नंबर 3 और 4 ये तो आपको दिख रहा है विजिबल। तो कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ दीज केमिकल, ठीक है। तो स्प्लिटिंग होता है एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये स्प्लिटिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है और 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3 कार्बन के। 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं।
एक होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP ढाप, और दूसरा होता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड की प्रोसेस आगे बढ़ती है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है वापस किसमें, थोड़ी देर में 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। एक्चुअल में ये रिवर्सिबल टाइप के रिएक्शन होते हैं। अब ये कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे एंजाइम होगा फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज या ट्रायोज आइसोमेरेज, शॉर्टकट में लिख सकते हैं आप ट्रायोज आइसोमेरेज, फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज या शॉर्ट में आप लिख सकते हैं ट्रायोज आइसोमेरेज। यानी इसके आगे 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। इस प्रोसेस के आगे यहाँ तक अभी एक एक मॉलिक्यूल थे लेकिन 6 कार्बन के थे, यहाँ स्प्लिटिंग के बाद अब 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, याद रखेंगे। तो अब जो भी होगा 2 टाइम्स होगा, प्रोसेस एक ही है बट 2 टाइम्स होगा, यानी 2 गुना होगा। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड यहाँ पे आप जो देख रहे हो, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरेट। नाउ इट इज एल्डिहाइड इज नाउ कन्वर्टेड इनटू एसिड 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरेट। और यहाँ पे एक प्रोसेस होती है, वो है एनर्जी का फॉर्मेशन, यानी NAD से NADH मॉलिक्यूल बनते हैं। एंड हियर द एंजाइम विच इज यूज्ड, या जिस एंजाइम के प्रेजेंस में ये वर्क होता है, वो है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज है ना, कौन सा डिहाइड्रोजिनेज, 3PGA डिहाइड्रोजिनेज। तो इस एंजाइम के प्रेजेंस में 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरेट होता है ना, इसमें ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, इसके पास एक फॉस्फेट ज़्यादा हो गया। अब किसी तरह से उसको अपना फॉस्फेट कम करना है ना, डिहाइड्रोजिनेशन तो हो गया, हाइड्रोजन तो कम कर दिया, लेकिन फॉस्फेट अभी भी इसके पास ज़्यादा है। तो किसी भी तरह से अब उस हाइड्रोजन को कम करना है, हाइड्रोजन को कम करना है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि अगेन एक एंजाइम आएगा, वो होगा ग्लिसरोकाइनेज या डाईफॉस्फोग्लिसरोकाइनेज आप कह सकते हो। ये डाईफॉस्फो है ना, तो डाईफॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। डाईफॉस्फोग्लिसरोकाइनेज की वजह से क्या होगा कि कार्बन नंबर 1, इस मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 1 पे जो फॉस्फोरस है वो निकलेगा और यहाँ पे ADP मॉलिक्यूल में आके जुड़ेगा और ADP से ATP का फॉर्मेशन करेगा, यानी यहाँ पे ATP फॉर्मेशन होगा, ATP बनेगा। अभी तक ATP यूज हुआ था, अब ATP बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीफॉस्फोराइलेशन। यहाँ क्या हो रहा था, फॉस्फोराइलेशन होता है, यानी फॉस्फोरस जोड़ रहे थे मॉलिक्यूल में, और यहाँ क्या हो रहा है, डीफॉस्फोराइलेशन। डीफॉस्फोराइलेशन यानी मॉलिक्यूल से फॉस्फोरस निकाल रहे हैं। अब की बार P ग्रुप को या P को हम इस मॉलिक्यूल से निकाल रहे हैं, डीफॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो उससे क्या होगा, ATP बनेगा। देन 3-फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन हो जाएगा इसकी वजह से। 3-फॉस्फोग्लिसरेट रीअरेंजमेंट करेगा और 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो अभी 3rd वाले कार्बन पे फॉस्फेट था वो किस पे चला है, 2nd वाले कार्बन। इसकी प्रेजेंस में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया है ना। इनोलेज एंजाइम यहाँ पे वर्क करेगा, इनोलेज। अब यहाँ पे काइनेज एंजाइम आएगा, पायरुवेट काइनेज है ना, या आप इसको फॉस्फोइनॉल पायरुवेट काइनेज भी कहते हैं, बट पायरुवेट काइनेज कहिए, सबसे सिंपल रहता है, आसान याद करने में। पायरुवेट काइनेज। अभी जो पायरुवेट काइनेज एंजाइम है, इसकी वजह से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का जो फॉस्फोरस था वो निकलता है, यानी प्रोसेस कौन सी हुई, डीफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे प्रोसेस कौन सी हुई, फिर से डीफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस हुई, यानी यहाँ से फॉस्फोरस निकला और इस ADP में आके जुड़ गया और उससे जो मॉलिक्यूल बना वो है ATP।
फाइनल प्रोडक्ट जो यहाँ पे बना वो 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बना, वो है पायरुवेट। वो क्या है? पायरुवेट है। ये कंफर्म हो गया। तो पायरुवेट बन गया या पायरुविक एसिड हमारा तैयार हो गया। ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस यहाँ पे आके कंप्लीट होती है। अगर शॉर्टकट में रिवाइज कराएं तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। फिर 2 मॉलिक्यूल बनते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड फर्दर आगे प्रोसीड करता है 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, उससे फिर 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट से फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट, देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट, देन फॉस्फोइनोल पायरुवेट, देन पायरुविक एसिड। अब यहाँ पे अगर एनर्जी बैलेंस को आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक एटीपी खर्च हो रही है, एक एटीपी खर्च हो रही है, यहाँ एक और एटीपी खर्च हो रही है, एटीपी, ये क्या हो गई? खर्च हो गई। याद रखेंगे ये हो गया एक्सपेंस हो गया भैया, खर्च हो रहा है। अब हमें कितना मिल रहा है? डायरेक्ट एटीपी की बात करेंगे 1, 2, लेकिन 2 यहाँ से 2 मॉलिक्यूल होंगे तो 2 एटीपी मिल रहे हैं इंटू 2, यानी टोटल 4 एटीपी डायरेक्ट मिल रहे हैं। तो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है या अदर एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में डायरेक्ट एटीपी कितने मिले, और लोग अलग अलग ऑप्शन पे टिक करते हैं, बट डायरेक्ट एटीपी हमको 4 मिले। अच्छा, नेट गेन ऑफ एटीपी कितना हुआ है यहाँ पे? तो 4 में से 2 घटाना पड़ेगा क्योंकि 2 कम हो रहे थे, तो 2 एटीपी कम कर दीजिए भाई। नेट गेन हमें 2 एटीपी का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे NADH मॉलिक्यूल भी बन रहा है ना, NADH मॉलिक्यूल भी बन रहा है, ये भी आप याद रखेंगे। अब ये जो NADH मॉलिक्यूल है, इसकी स्पेशल बात क्या है कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है और माइटोकॉन्ड्रिया में से जगह मिलती है जाने के लिए, तो क्योंकि मिलती है तो एक NADH मॉलिक्यूल 3 ATP का फॉर्मेशन करता है इक्वल्स टू 3 ATP। क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल है तो 2 इंटू दिस यानी इंटू 2, दैट इज 6 ATP का फॉर्मेशन हो सकता है नेक्स्ट को। तो 6 ATP ये और 4 डायरेक्ट ATPs यहाँ बनते हैं, टोटल हो जाते हैं 10 ATP। टोटल कितने ATP बने भाई? अगर ऑक्सीजन भी अवेलेबल है तो ये टोटल हमें इस ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में 10 ATP मिल जाएंगे। लेकिन 2 खर्च भी होते हैं, 2 खर्च भी हो रहे हैं, तो अगर 2 माइनस भी कर दें तो नेट गेन ऑफ ATP की बात करें तो हमें 8 ATP का शुद्ध लाभ होता है। सो दिस इज व्हाट ग्लाइकोलाइसिस, और ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का पहला पार्ट था। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।